नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। इक्कीस जिलों में खुले 71 हरई स्टोर। सीएम मनोहर लाल ने एक साथ किया सभी हरई स्टोर का उद्घाटन। हरियाणा सरकार की बड़ी पहल, हरियाणा में कैंसर व HIV मरीजों को मिलेगी पेंशन। मां बेटी की हत्या मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। मृतका का देवर ही निकला मुख्य आरोपी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज की ओर से प्रदेश में सिरसा जिला को छोड़कर बाकी 21 जिलों में 71 हरहित स्टोर खोले गए हैं, जिनका उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक साथ किया। फारूकनगर कस्बे में मुख्यमंत्री ने खुद मौके पर जाकर हरहित स्टोर का उद्घाटन किया और उसके बाद सुल्तानपुर से प्रदेश के बाकी 70 हरहित स्टोर का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया गया। वहीं एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद ने बताया कि गांव के लोगों को जरूरत की हर चीज गांव में उपलब्ध हो सके और ग्रामीण अंचल में रोजगार के नए अवसर पैदा हो, इसके लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सभी जिलों में हरहित स्टोर खोल दिए हैं। इसके लिए युवाओं से आवेदन मांगे गए थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरित रिटेल विस्तार परियोजना इस वर्ष 2 अगस्त को शुरू की थी। परियोजना के अंतर्गत प्रदेश भर में लगभग 2000 हरहित स्टोर खोलने की योजना के तहत प्रदेश में युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर मिलेंगे बल्कि उनमें उद्यमशीलता का जज्बा पैदा होगा। राकेश दौलताबाद के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 1500 और शहरी क्षेत्र में 500 ऐसे स्टोर खोलने का काम किया गया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कैंसर व HIV पीड़ितों को पेंशन देने की तैयारी कर ली है। इस योजना को हरियाणा दिवस के अवसर पर अथवा मनोहर सरकार के 7 साल पूरे होने पर लागू किया जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस बारे में स्वास्थ्य विभाग से फाइनल रिपोर्ट मांग ली है। इसके आधार पर लाभार्थियों को चयन किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने करीब 2 साल पहले कैंसर और HIV पीड़ितों को मासिक पेंशन देने का ऐलान किया था, जिसे लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से दोनों बीमारियों से संबंधित लोगों का ब्यौरा मांगा गया। इस बीच कोरोना के चलते प्रदेश में सभी गतिविधियां बंद हो गई। कोरोना की पहली लहर समाप्त होने के बाद दूसरी लहर शुरू हो गई, जिसके चलते प्रदेश में कैंसर रोगियों और HIV पॉजिटिव रोगियों की संख्या में बदलाव हो गया। कोरोना की दूसरी लहर समाप्त होने के बाद सरकार ने अब कैंसर रोगियों और HIV पीड़ितों को पेंशन देने की तैयारी कर ली है। हरियाणा की मनोहर सरकार के 27 अक्टूबर को सत्ता के 7 साल पूरे हो रहे हैं। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस भी है। ऐसे में प्रदेश सरकार पेंशन भोगियों में 2 नई श्रेणियों को शामिल करने की तैयारी कर रही है और इस योजना को लागू करने में बड़ा पैच यह है कि प्रदेश में इन लोगों को इन दोनों बीमारियों से संबंधित ज्यादातर लोग जिला अस्पतालों में जाने की बजाय PGI रोहतक और जयपुर, दिल्ली व गुरुग्राम के निजी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, जिसके चलते सरकार को इन वास्तविक जानकारी जुटाने में दिक्कत आ रही है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक दलित युवक की बर्बरतापूर्ण हत्या को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह मांडी ने किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चरूनी पर खुलकर हमला बोला। दरअसल सुखविंदर मांडी कल रात भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेश संघू के करनाल स्थित आवास पर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने किसान आंदोलन सिंघू बॉर्डर पर हुए हत्याकांड घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना पर बवाल करने वाले किसान नेताओं के ऊपर इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरनाम सिंह चरूनी और राकेश टिकैत किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने भाजपा को किसानों का हितैषी बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों के लिए जो बिल लेकर आई है वह पूरी तरह से किसानों के हित में है, लेकिन अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए कुछ किसान नेता किसानों को भड़का रहे हैं। 10-11 महीनों से हम सब ने ये देखा कि इस आंदोलन के माध्यम से हमारे देश की छवि को धूमिल करने का बार बार प्रयास किया गया। इस आंदोलन के अंदर जो लोग हैं वो लाल किले तक पे हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया गया। इस आंदोलन के अंदर हमने ये भी देखा कि शराब पीकर जो आसपास की बेटियां हैं उनकी तरफ से भी शिकायतें इस प्रकार की आई, हुड़दंग मचाने का काम किया गया। इस आंदोलन के अंदर हमने ये भी देखा कि यहाँ लूट खसोट की कई चर्चाएं सुनने में आई, कई प्रकार के केस दर्ज हुए। यहाँ हमने ये भी देखा कि किसी व्यक्ति को जिंदा जला के मार दिया गया। यहाँ हमने ये भी देखा कि एक व्यक्ति का हाथ काट दिया गया, उसको लटका दिया गया। जिस प्रकार से आज तालिबान के अंदर इस प्रकार की गतिविधियां हो रही है कि वहाँ इस प्रकार के जघन्य तरीके से किसी को मृत्यु दी जाती है, ये एक नृशंस हत्या का मामला है। तो ये
देखने में हमें मिली है। तो आज मेरी अपील किसान भाइयों से है और किसान संगठन के जो लोग जो किसान की आवाज उठाने का काम करते हैं उनसे है कि जो लोग इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं ऐसे लोगों का आज साथ छोड़ना चाहिए। सरकार आपकी अपनी है, आपके अपने चुने हुए नुमाइंदे हैं, आप अपने अपने तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचा के आज इस मामले का पटाक्षेप कीजिए, ताकि आप आने वाले समय में जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो आप लोगों के ऊपर इस प्रकार से उंगलियां ना उठाएं। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा दुख का विषय होगा कि अगर हमारे किसान के ऊपर उंगली उठती है कि आने वाली पीढ़ियां ये कहती है कि जब इस प्रकार की घटनाएं घटित की जा रही थी और उस वक्त आप लोग चुप क्यों थे। तो आज समय है बोलने का। और मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि जो लोग इस आंदोलन को उठाए हुए हैं, जो अब तक लखीमपुर खीरी की घटना जो एक बड़ी मैं ये मानता हूँ कि हृदय विदारक घटना हुई थी वो, और उस घटना में अगर किसी ने दोष किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। परंतु जब ये लोग ये कहते हैं कि वहाँ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो हैं उनको 120(b) में 302 के मामले में शामिल करना चाहिए, तो मैं आज ये सरकार को ये कहता हूँ कि ये जो नृशंस हत्या हुई है, इस हत्या के अंदर सिर्फ एक आदमी को बलि का बकरा बना के आगे भेज दिया गया, ये कतई इस प्रदेश के अंदर और ये हमारा समाज मंजूर नहीं करता। आज 120(b) के अंदर जो ये संगठन के लोग जो अराजकता फैलाने का काम करते हैं, इस हत्या का बराबर का दोषी उन लोगों को भी मानना चाहिए। जो लोग लखीमपुर खीरी को एक राजनीतिक एजेंडे के तौर पे शामिल करना चाहते थे, उन लोगों के ऊपर भी इस आंदोलन के दौरान जिस प्रकार की गतिविधियां हुई है वो बराबर का केस दर्ज होना चाहिए। 120(b) के अंदर इसमें राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी जैसे लोगों को भी शामिल करना चाहिए। 302 का ये मामला दर्ज बनता है। इससे ज्यादा हृदय विदारक घटना, इससे ज्यादा नृशंस हत्या मैंने अपने 36 वर्ष के जीवन में नहीं देखी। संयुक्त किसान मोर्चा की महिला सदस्य व प्रदेश के संगठन की महिला प्रधान सुमन हुड्डा ने गांव नरड़, कैलरम व तारागढ़ का तूफानी दौरा किया ताकि किसान मोर्चा आंदोलन और तेज हो सके। इस दौरान संगठन की महिला प्रधान सुमन हुड्डा ने प्रदेश की महिलाओं को आंदोलन में अपनी भागीदारी दर्ज करवाने की अपील की और ताकि सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर हो जाए। गांव नरड़ में उन्होंने अपनी बहन साहिल को जिला महिला प्रधान नियुक्त कर संदेश दिया कि आने वाले समय में संगठन में महिलाओं का शामिल होना अति आवश्यक है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जाए। सुमन हुड्डा ने कहा कि कैथल की महिलाओं को आंदोलन में आगे आना चाहिए ताकि सरकार तीनों काले कानूनों को वापस लेने पर मजबूर हो। अगर महिला अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेगी तो रोटी कैसे बचेगी। देना चाहेंगे कि आप शुरू से इस आंदोलन में शामिल रहे, आपने हर चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अब ये आंदोलन और प्रगति की ओर जा रहा है और आगे आपके सहयोग की और आपके आगे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कैथल की महिलाओं को और पूरे हरियाणा की महिलाओं को मेरी तरफ से अपील है कि आप आगे आइए, आगे बढ़िए, क्योंकि अगर हमारी रोटी नहीं बचेगी तो हम आने वाली नस्ल को क्या देंगे। और रोटी चलानी है औरत को, घर चलाना है औरत को, खर्चे सारे कंट्रोल करने हैं औरत को, खेत भी संभालना है मर्दों के बराबर में जाके औरत को। तो औरत को हर हाल में बाहर निकलना होगा, तो वो देरी ना करे और अपनी भागीदारी इस आंदोलन में सुनिश्चित करवाए। 13 अक्टूबर को पुंडरी के गांव मोहना में मां बेटी की हत्या की गई थी और बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। घर में काम करने वाले एक नौकर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कल रात एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया दूसरा युवक कोई और नहीं बल्कि मृतका का ही देवर है। डीएसपी देवेंद्र ने प्रेस वार्ता करते हुए इसकी जानकारी दी है। उनके अनुसार पहले गिरफ्तार किया गया नौकर इस्माइल केवल एक मोहरा था, जबकि दोहरे हत्याकांड के असली मास्टरमाइंड मृतका का देवर दर्शन ही है। बता दें कि ग्रामीणों को भी दर्शन पर शक था, इसलिए नौकर द्वारा हत्या करने की बात सामने आने के बाद कल ग्रामीणों ने पुंडरी स्थित रेस्ट हाउस में पुंडरी पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर प्रदर्शन भी किया था। ग्रामीणों का कहना था कि एक अकेला आदमी इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकता। डीएसपी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दर्शन और मृतक गीता में 9 अक्टूबर को एक झगड़ा हुआ था और इसके बाद नौकर इस्माइल को पैसों का लालच देकर दर्शन ने नौकर के हाथों मां और बेटी का कत्ल करवाया। 13 की रात को 14 की सुबह हमें सूचना मिली थी कि मोना गांव में एक मां का और बेटी का मर्डर हो गया। वह लड़का भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो पुलिस ने FIR दर्ज कर दी। तो 14 तारीख को हमने इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया था, उसका 3 दिन का रिमांड लिया था। तो उससे गहनता से पूछताछ करी, कोई आपका मोटिव क्या था मर्डर करने का। तो उसने बताया जिसके घर पे, दर्शन के घर पे रहता था, दर्शन ने इसको कई दिन पहले, दर्शन और उसकी भाभी है गीता,
उसका 6-7 तारीख को है ना खेत में कुछ जीरी काटने के ऊपर कुछ बात सुनी हुई थी। तो दरअसल 2-3 दिन से गुमसुम सा था। तो ये नौकर था इसका, ये राजू इस्माइल, ये पूछ रहा था आप गुमसुम क्यों हो, 2-3 दिन हो गए। बोला इसने है ना, इस लेडीज ने है ना मेरे को बहुत परेशान कर लिया और हमारा ज़मीन का ही मैटर चल रहा है। तो ये इस्माइल बोला कि मैं आपका काटा ही काट देता हूँ। तो बोला ये बोला काट दो, मैं आपको 30,000 रुपये दूँगा। तो इनकी 30,000 रुपये की 9 तारीख को बात हुई। तो इसने राजू ने इसको मर्डर कर दिया, इसकी गीता का और इसकी बेटी का, और उसका बेटा भी अभी सीरियस है। लाखों की बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर युवक को गिरफ्तार करने में करनाल सेक्टर 9 की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान फूसगढ़ के रहने वाले अंकित लाठर के रूप में हुई है। बीती 3 अक्टूबर को शहर के सेक्टर 6 में बुजुर्ग महिला से पर्स छीनने वाला अंकित पहले भी इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। एएसआई सुरेंद्र कुमार के अनुसार इसी वर्ष 26 सितंबर को मिली एक शिकायत के अनुसार इस बुलेट मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए सेक्टर 8 में एक महिला से मोबाइल और 18,000 रुपए की नकदी भी छीनी गई थी। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के जरिए इनकी पहचान कर ली गई थी, लेकिन पुलिस इन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई थी। इस बार वारदात को अंजाम देने के बाद ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस का दावा है कि जल्दी इसके अन्य साथियों को भी पकड़ लिया जाएगा। पुलिस अधिकारी के अनुसार अंकित के पिता की मृत्यु हो चुकी है और मां का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। अंकित शादीशुदा है और घर वाले इससे काफी परेशान हैं। सर क्या पूरा मामला है, कौन ये पकड़े गए हैं? 26/9/2021 को हमारे पास मदन मोहन स्वरूप जी जो सेक्टर 8 मकान नंबर 601 के रहने वाले हैं, वो कंप्लेंट देते हैं कि मेरी वाइफ से पर्स स्नैच कर लिया जिसमें एक मोबाइल फ़ोन था, 1860 रुपये थे। तो उसमें हम तुरंत पर्चा दर्ज करके आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनकी फुटेज खंगालते हैं, अपने कंट्रोल रूम की खंगालते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फुटेज अवेलेबल करके हम उसको उस पर सर्च करते हैं। बंदे को हमारे को पता लग जाता है कि ये फलां बंदा है, फूसगढ़ का रहने वाला है, अंकित लाठर नाम है इसका, और ये अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पे वारदात को अंजाम देते हैं। तो हम इसके घर पे सर्च करते हैं, अगर लड़का हमारे घर पे नहीं मिलता या अपनी रिश्तेदारी में चला जाता है डर के मारे। उसके बाद ये एक घटना को अंजाम देते हैं 3 अक्टूबर 2021 को सेक्टर 6 के एरिए में, इसी मोटरसाइकिल पे देते हैं। तो हमने इसको 13 तारीख को गिरफ्तार कर लिया। 13 तारीख को इसका फिर 14 को हमने कोर्ट में पेश करके 3 दिन का रिमांड लिया था जी। दौरान ने रिमांड इस चीज़ की मोटरसाइकिल रिकवर कर लिया और जो नकदी छीनी थी उन्होंने वो बरामद कर दिया। अकेला था सर और भी 7 लड़के हैं? ये अपना 26/9 वाली में जो सेक्टर 8 में वारदात की थी उसमें ये 2 थे, इसके साथ एक इसके साथ ये दीपक उर्फ टिंडा सन ऑफ सुबे सिंह, गाँव फूसगढ़ का रहने वाला है जी। आजकल वो राजीपुर में रह रहा है। और जो सेक्टर 6 में वारदात को अंजाम दिया है, इन दोनों के अलावा इनके साथ तीसरा साथी है इनका डैनी नाम का लड़का है जो निशिंग साइड का रहने वाला है और दीपक की कुछ रिश्तेदारी में पड़ता है जी। ये कैमरे में सारी वारदात सर मिली है? हाँ जी, आसपास के जो हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाली है उनमें इनके काफ़ी कुछ हमारे को क्लियर हो गया था, उसी के आधार पे हमारे को मिले हैं। क्या क्या बरामद हुआ सर इनके पास? इसी लड़के से अभी फिलहाल बुलेट मोटरसाइकिल और जो पैसे छीने गए थे जो इसके हिस्से में आए थे वो बरामद किए हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इसकी हमने अरेस्ट डाल ली थी, पुलिस रिमांड ले लिया था। आज इसका पुलिस रिमांड पूरा हो गया, इसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल पिंजौर के अनमोल बंसल ने जेईई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 534 हासिल कर विद्यालय व पिंजौर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अनमोल बंसल इस क्षेत्र में यह रैंक हासिल करने वाला पहला छात्र बना है। अनमोल अब आईआईटी दिल्ली में प्रवेश लेना चाहते हैं। प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। इन संस्थानों के माध्यम से देश भर के कई उच्च स्तरीय वैज्ञानिक, रिसर्चर, टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियर निकलते हैं जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों में अपनी सेवाएं देते हैं। अनमोल बंसल व उसके अभिभावक आज खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। अनमोल बंसल की इस उपलब्धि पर उसे परिसर में सम्मानित किया गया और विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एन शर्मा के द्वारा प्रोत्साहन के रूप में 21,000 का चेक भेंट किया गया। मुझे बहुत खुशी हुई अपना रैंक जानकर। स्कूल का मेरे इस रैंक में बहुत सहयोग रहा। टीचर्स ने बहुत मदद करी, प्रिंसिपल सर ने बहुत सपोर्ट की, तभी मैं ये अचीवमेंट हासिल कर पाया। और पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट था। दादाजी और भाई ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने रैंक पर। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा निसिंग की ओर से सिल्वर जुबली एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद भजनों के माध्यम से भगवान को याद किया गया। करनाल कैथल रोड पर स्थित मल्ली गार्डन में हरियाणा के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में भाई और बहनें पहुंची। आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या के सामने मल्ली गार्डन में बना हाल भी छोटा पड़ गया। कार्यक्रम में शामिल होने वालों के लिए ब्रह्म भोज का भी आयोजन किया गया।
कलाद विधानसभा क्षेत्र के गांव चौशाला में भारतीय नौजवान भारत सभा व क्रांतिकारी मनरेगा मजदूर यूनियन के बैनर तले आंखों की जांच के बारे में निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया ताकि ग्रामीण इलाकों में भी नगरों जैसी सुविधाएं मिलें। चौहान आई केयर सेंटर नरवाना के डॉक्टर भूपेश गर्ग की टीम ने 70 से 80 महिलाओं, बच्चों व पुरुषों की आंखों की जाँच निःशुल्क कर गरीब लोगों को अपनी सेवाएं देकर पुण्य काम किया। पहले तो बहुत अच्छा लगा गांव वालों को, इन कौरों में जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मतलब आजकल क्या है, गांव में थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, टाइम पे दिखा नहीं पाते, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम मानो या अवेयरनेस की कमी मानो, तो ऐसा जो चेकअप करते हैं गांव में, कई बार कोई बीमारी सिंपल सी होती है और गंभीर रूप ले लेती है ना। ऐसा मतलब उस टाइम उनको पता नहीं चलता, जब ज़्यादा गंभीर हो जाती है तब फिर उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो ऐसे चेकअप कैंप से उनका जो ऐसी कोई डिजीज़ है उसका पहले ही मतलब फाइंड आउट हो जाता है और वो आसानी से जाके कहीं फिर उसका चेकअप करवा सकते हैं। भवानीखेड़ा के गांव भांडाहेड़ी के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में दिख रहा यह जल भराव प्रशासन की अनदेखी से कई दिनों से तालाब बना हुआ है। स्कूल के कमरों तक पानी जा घुसा है। स्कूल स्टाफ और गांव के सरपंच द्वारा इसके समाधान की प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है। जल भराव होने से छात्राओं और स्कूल स्टाफ में जहरीले जानवरों व बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। गांव की सरपंच सुमित्रा देवी ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल में जल भराव समस्या का जल्द ही समाधान करवाया जाए। अध्यापकों की तरफ पानी की समस्या की मिल रही थी और ये विभाग को अवगत भी करवाई थी करने के लिए, और ये विभाग कार्रवाई विभाग ही करेगा। अधिकारी का कहना तो ये है कि निकलवाएंगे, और अभी लगे कुछ साधन तो है नहीं निकलवाने के लिए। कितने दिन पहले शिकायतें की गई थी? शिकायत पानी भरने के बाद ही कर दी थी, जब से पानी खड़ा हुआ ना। स्कूल के अंदर भी है, स्टेडियम में भी है, तालाब का रास्ता भी है, स्कूल का भी और महिलाओं का भी करिए। पंचायत तो ध्यान दे रही है, ग्राम पंचायत ने तो सेक्रेटरी को बता दिया है, वीडियो को बता दिया है। विभाग करवाएगा तो ग्राम पंचायत के पास क्या है? ग्राम पंचायत का तो पद भी तो नहीं रहा, अब किस पद पे करवाओ? कारण तो विभाग को बता दिया, विभाग निकलवाने निकलवाएगा तभी निकलेगा ना पानी। तो उनको कार्रवाई कर रखी है, उनने पूछा था, फोन करके बताया भी हमने, कार्रवाई आगे कर रखी है। निकलवाएंगे तभी निकलेगा, आओगा जब पंचायत भी तो साथ में खड़ी हो निकलवाओगी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।